सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। 11 वर्ष जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके हैं और इस एक बात को जो है भारतीय जनता पार्टी एक उत्सव की तरह मना रही है। हर जगह कहीं ना कहीं जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और बखान जो हो रहा है कि अभी तक हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार से तुलनात्मक मामले में हमने ये चीज़ें जो है वो अलग एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। आज झांसी में जो है एक पूरे इस आयोजन का एक यहाँ कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। और लेकिन इससे पहले जो है झांसी के लघु सचिवालय में भारतीय जनता पार्टी की एक जो प्रदर्शनी जो लगी उसका उद्घाटन करने के लिए विधायक विनोद भेड़ा और एसडीएम राजेश खोत जो है वो पहुंचे थे। अब एक और जो पूरी की पूरी एक जो डिटेल्स हैं कितनी जो हुई उपलब्धियां और कैसे क्या एक कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, वो यहाँ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से विधायक विनोद भेड़ा है साथ में और जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और नेहा धवन सहित पार्टी के कई और जो नामी ग्रामी नेता है वो यहाँ मौजूद है। डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। आज आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल के देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकास भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी की अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाज देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जितना जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मतलब पिछली सरकार की तुलना में अगर हम आज की सरकार की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो जनता की सहभागी है, जनता के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत हो गई है। 2024 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा। आज हमारी सोच, हमारे देशवासियों की सोच बदली है। काम होगा, जरूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हर भारतीय की सोच यहाँ तक पहुंची है। मैं समझता हूँ ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मोदी सरकार देश के राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले की दृष्टिकोण से ही सामने आती थी। अब विकास, आविष्कार और सदाचार की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार जो भी बेनिफिशियल है, बिचौलियों को खत्म करके सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। आज बिना सोचे समझे कोई भी हमारा पेशेंट है, भगवान किसी को बीमार ना करे, मगर
यह सब कुछ जिंदगी में चला आ रहा है। उसी तहत अगर आज कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत में एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में जाते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए की ओर अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, न केवल देख रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का क्षेत्र 140 करोड़ भारत, मोदी जी ने इस सब का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया है। और हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर हम युद्ध की कार्रवाई का जवाब देते हैं। वो दिन लग गए जब भारत में पिछली सरकारों के समय कभी कोई बॉम्बे में उग्रवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे और हमारे देश की सरकारें कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आज हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम फैसले लिए जा रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर देश नहीं है। आज भारत की ताकत का सिक्का पूरी दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेक इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन चुका है। मेक इन इंडिया पाकिस्तान में तो टेस्ट हो चुका और इसने दुनिया में ट्रस्ट बनाया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, और अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु बना है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवल योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जन धन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं में भारत के गरीबों का कल्याण हो रहा है। साथियों, इसी तरह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित बना रहे हैं। साथियों, देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनर्द्वार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 साल में अपनी विरासत की पूरी दूसरी गरिमा वापिस दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ जैसे बिल सख्ती से
लागू करना निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक का ऐतिहासिक यात्रा तय की है। मोदी है तो मुमकिन है। इसी तरह से अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा में भी नॉन स्टॉप हरियाणा तिगनी गति से, तिगनी रफ्तार से हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार ने समय समय पर नई नई योजनाएं देकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1.15 लाख यानी कि 1,15,000 घर स्वीकृत किए गए थे और फरवरी 2025 तक 69,776 घर बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2014 से 2024 तक 28,801 गरीब ग्रामीण घर बनाए गए हैं। जल मिशन योजना की अगर मैं बात करता हूं, 462.3 करोड़ के बजट के साथ 2019 से 100% घरों में नल में जल की सुविधा कवरेज हासिल करते हुए 12.74 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है कि जो हर घर में नल और नल में जल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में 1.20 करोड़ आयुष्मान कार्ड और 1.29 करोड़ HHA कार्ड जारी किए गए हैं। साथ ही 1668 अस्पताल, जो कि मैं समझता हूं कि एक सूचीबद्ध तरीके से इनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 15 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है। चिरायु भारत स्वच्छ बीमा योजना के दायरे का विस्तार कर 3 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को, जबकि हमारी केंद्र सरकार की जो नीति है वो 1,80,000 रुपए, 1,20,000 रुपए तक तो हम आयुष्मान कार्ड की सुविधा देते हैं। मगर हमारी हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के तहत जो जिस परिवार की इनकम 3 लाख रुपए है उसको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। अगर मैं बात करता हूं केंद्रीय बजट 2025-26 में, हरियाणा को अपने रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास और आधुनिकीकरण के लिए 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें अमृत स्टेशन योजना के लिए हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 149 करोड़ आवंटित किए गए। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि हमारे हांसी के रेलवे स्टेशन को भी और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए करीब 18 करोड़ रुपया हांसी के रेलवे स्टेशन के लिए भी हमें खर्च करने की मिले। तो इसके लिए मैं पूरी केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इसी तरह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की बात करता हूं तो 2014 से लेकर के आज तक अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 गुना 2014 में वृद्धाश्रम जो भत्ता था, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, वो 1,000 रुपया था। आज हमारी सरकार 3,000 रुपया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दे रही है। आज हैप्पी कार्ड का जिक्र करते हैं तो हैप्पी कार्ड जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और उसके साथ साथ जितने भी हमारे छात्र हैं, सभी छात्रों को और सभी उन गरीब परिवारों को जिनकी आमदनी ऐसे 22.89 लाख परिवार हैं जो हैप्पी कार्ड की सुविधा ले रहे हैं। और ये हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार अंत्योदय पे काम कर रही है। हमारी सरकार का मकसद ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी कैसे ऊपर उठे। उसी योजना के तहत 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए हैं। अन्नदाताओं की योजना में डीबीटी द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। अगर मैं पीएम किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, करीब
5,058 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा के 16.40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दिए गए। अगर ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं तो करीब 3390 किलोमीटर हमारे ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क योजना के तहत हमारी 3390 किलोमीटर जो कि 1786 करोड़ रुपए की लागत से काम हुए हैं। अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करता हूं, 33 महिला पुलिस स्टेशन हमारी सरकार ने 2014 में 2 पुलिस स्टेशन थे, आज ये बढ़कर 33 पुलिस स्टेशन महिला पुलिस स्टेशन हो गए। भारत सरकार के तहत हरियाणा में टारगेट ओलंपिक पीडीएम योजना के तहत 140 एथलीट भेजे जो भारत में सबसे अधिक गए। खेलो इंडिया 2024 में 98 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। साथियों, हरियाणा की अगर हम आबादी की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश की आबादी पूरे देश में मात्र 2% है और हम पदकों की बात करते हैं तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश पदकों में दूसरे नंबर पे आता है और हम हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को पदक अनुसार सर्वोच्च सम्मान भी देती है, उनको नौकरियां भी लगाती है, उनको नगद पुरस्कार भी देती है। एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और 790 बिस्तरों वाला एम्स रिवाड़ी आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश में 79 सरकारी कॉलेज, जिसमें मैं समझता हूं कि 32 कॉलेज विशेष रूप से हमारी बच्चियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा की दृष्टि में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 79 सरकारी कॉलेज खोले हैं और 13 नए विश्वविद्यालय भी हमारी सरकार ने खोले हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें 32 कॉलेज तो केवल लड़कियों के लिए है और हमारी सरकार ने ऐलान कर रखा है कि किसी भी हमारे बच्चे को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में हर हालत में आपको कॉलेज मिलेगा। हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर, यह भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गरीब आदमी के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है। स्वयं सहायता समूह को 1.83 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। सभी 24 की 24 फसलें आज एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। साथियों, ये मैं समझता हूं कि देश का पहला राज्य है जहां 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं और बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी। आज 27,034 युवाओं को सरकारी नौकरियों, लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, बिना खर्ची बिना पर्ची। आज हमारा हरियाणा का हर जवान इस बात से लेकर बड़ा उत्साहित है कि आज उसको पढ़ाई अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसकी मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। उसको किसी एमएलए या किसी एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी आज हरियाणा प्रांत में मिल रही है। और इसके साथ साथ जो भी हमारा बुजुर्ग 70 साल का हो जाएगा, 70 साल के बाद बिना किसी लिमिट के कि उसकी आय कितनी है, उसको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। उसमें कोई आपकी इनकम की कोई वो नहीं है कि भाई इतनी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस सर्विस, आज हमारी सरकार मुफ्त डायलिसिस सर्विस दे रही है। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से 4,533 परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट भी दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपने देखा प्रयागराज में महाकुंभ में जो मुफ्त तीर्थ यात्रा की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई गई है। पट्टेदारों की भूमि का मालिकाना हक देना, ये हरियाणा सरकार ने किया है। अगर केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की सर्विस के दौरान कहीं भगवान ना करे डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार करती है। नागरिक कल्याण हेतु
गत 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए गए हैं। आपने देखा आज पूरे हर शहर में समाधान शिविर लगे हुए हैं और इसमें लगभग 75,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा हुआ है। हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 2014 में 2 करोड़ रुपए था और आज हमें कहते हुए ये फख्र हो रहा है कि हमारी सरकार ने इसको 510 करोड़ रुपए कर दिया है। 2 करोड़ रुपए से 510 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से मैं समझता हूं, अगर मैं एक एक उपलब्धि का जिक्र करूं तो चाहे हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहें, इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। 11 साल की उपलब्धियों का मैं जिक्र करता हूं तो आज तकनीकी दृष्टि से भी हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा विकास किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। आज मैं देख रहा था कि 2014 में हमारे देश में 24 करोड़ मोबाइल थे, 25 करोड़ मोबाइल थे। आज हमारे देश में 94 करोड़ मोबाइल हो गए। तकनीकी दृष्टि में हमने कहाँ चंद्रयान और कहाँ हमने जाके वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारी सैन्य शक्ति को दुनिया ने स्वीकारा है। मैं भी कह रहा था, पाकिस्तान ने तो भुगता है और दुनिया ने उसको माना है। तो मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 11 साल की जो उन्होंने देश की तरक्की में लगाए हैं और निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में देश एक मजबूत ताकत बना है। आज जन जन उनकी कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। तो आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को इसी तरह मिला रहे और उनके नेतृत्व में हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हम साथियों, हमारे बीच में हमारी प्रदेश के प्रवक्ता बहन नेहा देवन जी हैं। वो विशेषतः महिलाओं के लिए जो हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो काम किए उन पर प्रकाश डालने का काम करेंगी। मैं नेहा देवन जी से कहूँगा कि वो अपना आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब वो कड़ी हैं जो 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे विधायक जी ने जो काम जनता के कल्याण के लिए किए हैं वो आप सबके माध्यम से ही जनता तक पहुंच रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगी, लेकिन 3-4 लाइनें मुझे लगता है कि यहाँ पर विशेषकर, क्योंकि भारत की 50% आबादी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पर इस हॉल में मुझे लगता है केवल हम 3 महिलाएं हैं, तो हमारी 50% आबादी की आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ लाइनों में ही अपनी बात को समाप्त करूंगी और समय का ध्यान रखते हुए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम करना है। साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए भी शपथ ली हुई थी, जिसको उन्होंने अपने 11 वर्षों में अनेक काम किए। साथ में महिलाओं की दशा को लेकर, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की बात है, उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात है, आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उस और भी कुछ कदम उठाए हैं। मैं बहुत प्रमुख कार्य जो उनके हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहला था लिंग अनुपात में कमी। हरियाणा उसमें नंबर 1 था, आप सभी जानते हैं। और जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से लिंग अनुपात के लिए जो विशेषकर काम हुआ उसमें आज बढ़ोतरी हुई है। और भारत में आज लिंग अनुपात में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 तक भी कहीं कहीं पहुंच चुकी है, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। सुकन्या योजना की शुरुआत की नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके तहत 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से इसकी शुरुआत होती है। और इस स्कीम के अंतर्गत 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, जिससे जो बच्चियां आज 18 साल की होंगी उनको उसका लाभ जो है, मॉनेटरी लाभ, फाइनेंशियल लाभ जो है वो मिलेगा। मृत्यु दर में महिलाओं की और कन्याओं की मृत्यु दर में आज कमी आई है 2014 से लेकर 2025 तक के सफर में। और महिलाओं को उद्यमी योजना के साथ जोड़ने के साथ साथ देश भर की गरीब महिलाओं को, जैसा कि अभी विधायक जी ने भी बताया कि लखपति दीदी बनाने का काम किया अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में। 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। और अब जो तीसरी टर्म है, इसमें 1 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात है। रक्षा सेवाओं में महिलाओं को विशेषकर ध्यान दिया, जो है अनुमति दी। सैनिक स्कूल्स में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया और महिलाओं की संख्या को बढ़ाया गया। सशस्त्र बलों में एनडीए में भी महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ाया गया। आज हमारी कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में पहली बार जो एलओसी है
जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर महिला जो है वो राइफलधारी महिलाओं सैनिकों की नियुक्ति की गई। ऐसा दृश्य पहले की सरकारों के समय में ना किसी सरकार ने सोचा था और ना ही कोई सोच सकता था। आज फाइटर जेट प्लेन को उड़ाने वाली महिलाएं हैं और मैं गर्व के साथ ये बात कहूंगी कि दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा महिला पायलटों की संख्या है। इसके लिए मुझे बहुत ही गौरव होता है। एक और अंतिम बात कहते हुए, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए अंतिम बात कहूंगी कि चंद्रयान 3 के लिए, जिस मिशन के लिए एक समय था कांग्रेस का या अन्य सरकारों का, जब महिलाओं को द्वयम दृष्टि से देखा जाता था और महिलाओं को टेक्निकल एजुकेशन से भी वंचित रखा जाता था और साइंटिस्ट बनने की भूमिका में तो महिलाओं को कहीं देखा नहीं जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो मोटिवेशन मिला उससे चंद्रयान 3 के सफर में 100 से ज्यादा साइंटिस्ट महिलाओं ने चंद्रयान 3 के मिशन को कंप्लीट किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद और मैं विधायक जी से और जिलाध्यक्ष जी से धन्यवाद करूंगी कि मुझे अपनी 50% आबादी की बात को रखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर मैं चाहूँगा कि आप किसी साथी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहते हैं, सरकार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सब सतर्क हैं कि आप सब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर 11 साल में सेंट्रल और स्टेट की सभी उपलब्धियों का गुणगान किया गया। रोजगार के ऊपर कुछ क्या विशेष चर्चा रही? रोजगार बताया ना कि हमारी सरकार ने पिछले 2014 से लेकर के आज तक, अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो पिछली सरकारों से कहीं ज़्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए और विशेष तौर पे बिना खर्ची बिना पर्ची। पिछली सरकारों में भी नौकरियां लगती थी मगर योग्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, वहाँ केवल पर्ची और खर्ची चलती थी। आज खर्ची पर्ची बंद करके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। कांग्रेस सरकार में मात्र 75,000 नौकरियां मिली और हमारी सरकार ने 1,85,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया। सर एचयू प्रकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? रजिस्ट्रार प्रोफेसर अफवाह के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 8 पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजीव जी, ये सारा जांच का विषय है। ये सारा जांच का विषय है और निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच होगी। जो भी जितना जो कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही असूल रहा है कि निष्पक्ष तरीके से जांच करना और उसमें जो दोषी मिले उसको दोष के अनुसार सजा देना। गौशाला बजट है बढ़ चुका है लेकिन उसके बावजूद आवारा पशुओं की जो तादाद है वो सड़क की पर सबसे ज्यादा है। देखिए, हमारी सरकार का मिशन है कि जल्दी से जल्दी हम जितने भी बेसहारा पशु हैं इनको अंदर करने का काम करेंगे और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार बहुत योजनाएं बना रही है। जैसे कि जहां ग्राम पंचायत के पास जमीनें हैं उनकी जमीनें लेकर के उनको 4 दीवारी नहीं, धरातल में बहुत कुछ हुआ है। जो 500 करोड़ का बजट है वो गौशालाओं के लिए दिया जा रहा है। आज हर गौशाला में बाकायदा सरकार पैसा दे रही है और जो जितने बेसहारा पशु हैं, चाहे हम हाँसी की ही बात करें तो निश्चित तौर पे पिछले दिनों में लगभग 1000 पशु बेसहारा पशु को पकड़ा गया है और वो गौशाला में रखे गए। सरल पोर्टल की अगर हम बात करें तो 300 सेवाएं जो है वो पिछले कई दिन से बड़ी मुश्किल से लाखों जो बच्चे हैं वो अपने फार्म तक सबमिट नहीं कर पा रहे। उसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक काम आ रहा? हम कह रहे हैं कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब काफी लंबा जा चुका है, लेकिन एक सर सरल पोर्टल जो है उसको आप काबू नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरल पोर्टल काबू नहीं किया जा रहा। कई प्रकार टेक्निकल काम में दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कत में हो सकता है कोई दिक्कत आई हो, नहीं तो कोई विशेष। आज भी दिक्कत चल रही है सर, पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। देखिए, जब भी आप कोई नई तकनीक शुरू करेंगे तो उसमें शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप कोई भी काम करके देख लीजिए, एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वो सारा कुछ लाइन पे आ जाता है तो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। निश्चित तौर पे उसका फायदा हमारे देश और प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। नहीं, उस पर 10 लाइनें हैं, एक लाइन नहीं है। उस पर कम से कम जो है मोर देन 50% जो है उस हेल्पलाइन नंबर पे बैठे हैं और जो समस्याएं उस हेल्पलाइन नंबर से विद्यार्थियों की हम तक नोट हो रही हैं उसको